हाय गाइस, सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 22 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, तो आई हैव जस्ट गॉन थ्रू द कमेंट्स ऑफ यस्टरडेज एनालिसिस। तो उसमें बहुत लोगों का था कि सर डेली किया करो। सो आई विल मेक श्योर कि अब डेली होगा आप लोगों का हिंदू एनालिसिस। हो सकता है कि संडे के दिन गैप हो, बट विल ट्राई कि संडे के दिन भी अब हिंदू एनालिसिस किया जाए। चलो, here we start the today's newspaper analysis. So first news जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स अबाउट दी कि नासिक में ऑक्सीजन की गैस लीक हो गई। रीफिल कर रहे थे, एक हॉस्पिटल में रीफिल कर रहे थे बेसिकली ऑक्सीजन को, बट रीफिलिंग के समय लीक होना स्टार्ट हो गई और बहुत सारे कोविड-19 के पेशेंट्स थे जब, और जो कि उनको ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा हुआ था, बट जब लीक होना स्टार्ट हुई ऑक्सीजन, तो जिसके चलते उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई। तो रिजल्टेंट 24 कोविड-19 पेशेंट्स की डेथ हुई नासिक के हॉस्पिटल्स में, एंड द नेम ऑफ द हॉस्पिटल्स इज बेसिकली डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल। ओके, नाउ वी मूव फर्दर। सो अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज इज बेसिकली अबाउट द सेंटर। सो व्हाट हैपेंड, तो बेसिकली दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस निकल रहे हैं, और कल एक बहुत बड़े हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रही है स्टेट दिल्ली को, दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रही है। तो इसी के चलते बेसिकली दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सेंटर को बोला कि सेविंग लाइफ इज अ सबसे बड़ी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी आपकी सेविंग लाइफ होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, पेट्रोलियम सेक्टर में ऑक्सीजन यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो जो इमरजेंसी है, आप वो ऑक्सीजन पहले सप्लाई जो आप स्टील इंडस्ट्रीज में दे रहे हो, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में दे रहे हो, वो ऑक्सीजन सप्लाई पहले आप दिल्ली में दो या फिर स्टेट में दो जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन है। इंडस्ट्री की यूज में तो आगे चल के भी यूज हो सकता है ऑक्सीजन, आगे चल के भी आप उसको दे सकते हो। अगर अभी हम डिसरप्शन भी करेंगे उन इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन देना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक लॉस अभी कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक लॉस हम लोग झेल सकते हैं, बट हम लोग लाइफ का लॉस नहीं झेल सकते। देन वी आर मूविंग फर्दर। सो कल आईसीएमआर की रिपोर्ट आई, और आईसीएमआर की रिपोर्ट में बताया गया कि जरूर पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद लोगों की डेथ हुई है ना, लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, लोगों को डेथ भी हुई है, लोगों को इन्फेक्शन भी हुआ है, फिर से उनको कोविड-19 हुआ है, बट देयर आर फ्यू केसेस। उन्होंने बेसिकली डेटा दिया, तो हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देयर आर फ्यू केसेस कि हाँ लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, लोग फिर से इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोविड-19 से, बट कम केसेस हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इन अबव 90% ऑफ द केसेस लोग इन्फेक्ट नहीं हो रहे कोविड-19 से, लोग सेफ है। तो हम लोग मेजॉरिटी की तरफ जाएंगे। तो आईसीएमआर ने ये बेसिकली यही बताया है कि लोग डरे नहीं और लोग वैक्सीनेशन के शॉट्स लें, क्योंकि वो जरूरी है। जरूर कुछ परसेंटेज के लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, बट मेजॉरिटी लोगों को नहीं हो रहा। मेजॉरिटी मीन्स अब हम 90% लोगों को नहीं हो रहा इन्फेक्शन। तो जस्ट गो टू द वैक्सीनेशन सेंटर्स एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ। ओके, again very important news, and it's very important for the elite purpose and the elite purpose also, and it's about the World Press Freedom Index 2021। तो कल एक रिपोर्ट आई जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट है, जो कि प्रोड्यूस करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ओके, तो ये हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली दिस इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंच नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, जिसमें इंडिया की रैंकिंग बेसिकली 142 आई है। लास्ट ईयर भी 142 ही थी, है ना। और हमें ये देखना है आउट ऑफ टोटल कंट्रीज कितनी आई हैं। सो लेट्स सी आउट ऑफ टोटल कंट्रीज, जो कि फर्दर डिस्कस किया गया, आगे भी डिस्कस किया गया, पूरे एक नेशनल न्यूज में इसको डिस्कस किया गया, बट देयर आर 180 कंट्रीज। 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग 142 आई है। अगर हम हाईएस्ट रैंकिंग की बात करें तो हाईएस्ट रैंकिंग 2016 में आई थी, ठीक है, बेटर रैंकिंग। तो इंडिया की रैंकिंग थी 133। ओके, तो 133 से बिल्कुल स्टेडली डिक्लाइन हो गया था टू द रैंक ऑफ 142 इन द ईयर 2020, एंड इन द ईयर 2021 आल्सो वही सेम रैंकिंग है, हमने इंप्रूव नहीं किया है। मूविंग फर्दर, जो कल इंडिया ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया, डेली रिकॉर्ड इंडिया तोड़ रही है कोविड-19 के केसेस का। तो फर्स्ट टाइम इन द इंडियन कोविड-19 की हिस्ट्री में 3 लाख के ऊपर केसेस निकले, एंड अराउंड 2091 लोगों की डेथ हुई। ओके,
So there's something about city news, तो मैं city news नहीं पढ़ना है, we'll skip the city news. Okay, moving further to the regional news. Let's see what regional news talks about. So yes, so in the southern news, in the southern region, तो कर्नाटका में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो कर्नाटका स्टेट ने अर्ज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। एंड केरला गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर दिया और फिक्स कर दिया कि कोई भी लॉकडाउन का आइडिया हम लोग नहीं ला रहे हैं और कोई भी लॉकडाउन इंपोज नहीं होगा इन दी स्टेट ऑफ केरला। बट हाँ, जो भी नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज है, वो नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज पे हम लोग रोक लगा देंगे। सो इट्स अबाउट राजस्थान चीफ मिनिस्टर। तो राजस्थान चीफ मिनिस्टर ने बेसिकली अर्ज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेटमेंट दिया है मीडिया को कि जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि 1 मई से अबव द एज ऑफ 18 को अलाउड है, वो वैक्सीनेट करा सकते हैं अपने आप को। बट अब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का कहना है, सिंपल सी बात कहना है कि अबव द एज ऑफ 18 वो ऐसी एज होती है जहां पर एक तो कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो इसी के चलते जो अबव द एज ऑफ 18 है उनको वैक्सीनेशन फ्री कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट को फ्री वैक्सीनेट करना है, पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये यूथ के रिसेंटमेंट पे हर्ट करेगा। एंड अगर आप फ्री जैब नहीं लगाओगे, मतलब फ्री वैक्सीनेट नहीं करोगे यूथ को, तो ये बेसिकली यूथ वैक्सीनेशन करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है अभी। और अबव द एज ऑफ 18 एंड टिल द एज ऑफ 28 29 लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज अभी बहुत ज्यादा रेट है, अराउंड 40%, 40 to 42% अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में। अभी इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि मेन प्रायोरिटी कोविड-19 की है, हेल्थ सेक्टर पे। बट यूथ पे फोकस करना चाहिए सेंटर को, और कुछ चीजें जहां पर सेंटर लूज हो सकती है वहां पर लूज हो और यूथ को फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करे। मूविंग फर्दर, सो यस, ऑन द एडिटोरियल पेज देयर इज समथिंग अबाउट ओपन एंड सेफ। तो वही कल जो मोदी जी आए थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो अपन ने कल एडिटोरियल डिस्कस किया था, वही रिपीटेटिव है। सो विल स्किप दिस एंड दिस एडिटोरियल अबाउट द लास्ट वर्ड ऑन द स्टेट एंड टेम्पल्स। सो बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट द रिसेंटली अभी तमिलनाडु में इलेक्शंस हुए उसके बारे में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन फोकस डेवलपमेंट पे नहीं बल्कि टेम्पल्स के ऊपर है ना। तो वही बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया अभी के इलेक्शंस को और अभी के इलेक्शंस के रैलीज को और मैनिफेस्टोस को। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट्स बेसिकली अबाउट द स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द पुलिस चीफ। अपन इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड एडिटोरियल इज अबाउट द टुवर्ड रेशियल जस्टिस। सो इट्स अबाउट द यूएस में, आपको याद होगा 1 ईयर पहले एक अफ्रीकन अमेरिकन था जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द जो पुलिस ऑफिसर था, मिनियापोलिस पुलिस ऑफिसर थे बेसिकली डेरेक चौविन ने एक थर्ड डिग्री उनके ऊपर अप्लाई किया था इन जनरल पब्लिक, और जिसके चलते कल यूएस कोर्ट ने कल जजमेंट दिया इन दी जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के केस में। ओके, एंड द थर्ड एडिटोरियल जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट्स अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन। तो अपन समझेंगे व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन और कितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, वो अपन समझेंगे, और एडिटोरियल क्या बता रहा है, हाइड्रोजन का क्या बेनिफिट है, एंड ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो we will moving to the first editorial. It's about the basically strengthening the process of choosing the police chief. So सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑथर ने ये सबसे पहले लिखा क्यों, है ना, ऑथर ने आर्टिकल लिखा क्यों। तो ऑथर ने सबसे पहले बताया कि ये न्यूज स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ द मुंबई पुलिस चीफ को अभी निकाल दिया गया, परमवीर सिंह को निकाल दिया गया था। गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आपने सही तरीके से आपने मुंबई पुलिस को रेगुलेट नहीं कर पाए, और इसके चलते 2-3 सचिन वाजे जैसे पुलिस ऑफिसर्स, इनका ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप था परमवीर सिंह के साथ, तो उसका इंपैक्ट परमवीर सिंह पे भी मिला, और उसके चलते उनको परमवीर सिंह को निकाल दिया गया फ्रॉम द मुंबई पुलिस चीफ, और एक नए पुलिस चीफ आए। उसी को लेकर ऑथर ने लिखा है कि जब हम बात करते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जरूर पुलिस अथॉरिटी होती है, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर होता है। और वही दिल्ली गवर्नमेंट अभी बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट भी अभी यही डिमांड कर रही है कि पुलिस हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, जिसके चलते पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। बट दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, बट इन दी स्टेट गवर्नमेंट, इन दी महाराष्ट्र, इन दी यूपी एंड दी अदर रिमेनिंग स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है पुलिस। बट
एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ पुलिस चीफ। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए, पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। अब उसका रीजन है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा तो पुलिस चीफ और पुलिस अथॉरिटीज इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाएगी। हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में रह के काम करेगी और उसके कंट्रोल में रह के काम करेगी। तो इसी के चलते ऑथर ने बात लिखी है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी और एक इंडिपेंडेंट बॉडी स्टैब्लिश होनी चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस चीफ इन द स्टेट। देन ऑथर ने आगे लिखा कि ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मैं लिख रही हूं या पहली बार किसी ने आइडिया दिया कि इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए। ये पहली बार जब पहला सजेशन जो आया था फॉर द अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल ऑफ पुलिस चीफ इन द स्टेट, वो आया था 1979 में, जब नेशनल पुलिस कमीशन सेटअप हुई थी। उन्होंने ये पहला आइडिया दिया था कि नेशनल पुलिस चीफ को इन दी स्टेट पुलिस चीफ को कैसे अपॉइंट करना है, कैसे ट्रांसफर करना है और कैसे रिमूव करना है। ये उन्होंने पहले आइडिया दिया था नेशनल पुलिस कमीशन ने इन द ईयर 1979। अब उसी बात को रीअफर्म किया गया था 2006 के जजमेंट में, प्रकाश सिंह की जजमेंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फॉर द अपॉइंटमेंट एंड फॉर द रिमूवल ऑफ द पुलिस चीफ इन द स्टेट, ये कंट्रोल यूपीएससी के पास आना चाहिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रोल होगा और वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। देन स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली अपॉइंट करेगी पुलिस चीफ को। लेकिन जब हम बात करते हैं ना नेशनल पुलिस कमीशन की, तो नेशनल पुलिस कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। सबसे पहले रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने, बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, अराउंड 3 to 5 रिकमेंडेशन, और वही रिकमेंडेशन आगे फर्दर डिस्कस किया गया था प्रकाश सिंह के केस में, सुप्रीम कोर्ट के 2006 वाले केस में। द फर्स्ट रिकमेंडेशन जो दी गई थी वो दी गई थी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन सेटअप होना चाहिए। ओके, तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन अगर सेटअप होगा तो पुलिस अथॉरिटी और पुलिस चीफ इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगी विदाउट द प्रेशर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, कि टेन्योर फिक्स होना चाहिए डीजीपी का, स्टेट में डीजीपी का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का टेन्योर फिक्स होना चाहिए, मिनिमम 2 years का टेन्योर फिक्स होना चाहिए। देन एसपी एंड एसएचओ जो कि पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, उनका भी टेन्योर फिक्स होना चाहिए 2 years का। अब ये मैक्सिमम है, डीजीपी का मिनिमम था और एसपी और एसएचओ का मैक्सिमम है कि मैक्स टू मैक्स 2 years, क्योंकि अगर वो 2 years से ज्यादा रहेंगे फिर वो एक तरीके से पॉलिटिक्स आ जाती है उनके अंदर और पॉलिटिकल प्रेशर आता है। देन वो पॉलिटिक्स के हिसाब से और किसी पॉलिटिकल पर्सन के हिसाब से रेगुलेट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते। एंड द फोर्थ रिकमेंडेशन जो बेसिकली नेशनल पुलिस कमीशन और प्रकाश सिंह के केस में आई थी वो थी कि सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए। अब सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मतलब है जैसे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस होता है तो वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस हो रहा है तो वो रेगुलेट करेगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अभी क्या होता है, किसी पुलिस चीफ के ऊपर या किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई केस फाइल होता है तो उसी की पुलिस एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, जिसका प्रेशर पड़ता है, जिसका एक तरीके से बायसनेस हो जाती है, क्योंकि आप उसी चीज से आप उसी के पार्ट हो और वही आपके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो एक तरीके से नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ब्रीच करता है। वही बात, क्या पर्सन कैन नॉट बी अ जज इन इट्स ओन केस, तो ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी ब्रीच होता है। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो दी गई थी नेशनल पुलिस कमीशन इन द ईयर 1979 प्रकाश सिंह के केस में, वो थी कि जैसे ही स्टेट सिक्योरिटी कमीशन सेटअप होगी इन दी स्टेट लेवल, वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी कमीशन सेटअप होना चाहिए सेंटर के लेवल पे, और वही रेगुलेट करेगी सारे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को। देन आगे ऑथर ने डिस्कस किया कि जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन उसका काम क्या होता है। उसका जो बेसिकली काम होगा ना, उसका काम होगा कि आप पुलिस चीफ को अपॉइंट कैसे करोगे, पुलिस चीफ अपॉइंट कैसे होगा। ऑथर ने बताया कि एसएससी में जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं कि एसएससी में कौन कौन होना चाहिए, मतलब स्टेट सिक्योरिटी कमीशन में कौन कौन होना चाहिए, तो ऑथर ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा नहीं है पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो कि अपोजिशन की बात भी रखी जाए। एंड द थर्ड जो होने चाहिए मेंबर्स, दे आर द इंडिपेंडेंट मेंबर्स फ्रॉम द सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी से भी इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने चाहिए जो कि बताएंगे कि इस पर्सन का जो मैनर था, जो बिहेवियर था और जो पास्ट हिस्ट्री थी वो सही थी कि नहीं थी।
तो एक तरीके से जब आप एसएससी में इतने सारे मेंबर्स इंक्लूड होंगे, जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल होगा, लीडर अपोजिशन का भी रोल होगा, और पब्लिक मतलब सिविल सोसाइटी का भी रोल होगा, तो एक अच्छा पुलिस चीफ अपॉइंट होगा, और वो इंडिपेंडेंट तरीके से एंड ऑनेस्ट तरीके से स्टेट को रेगुलेट करेगा और स्टेट की पुलिस को कंट्रोल करेगा, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन सही तरीके से टैकल की जाएगी। अभी हम बात करते हैं ना स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की, तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन अभी 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में है, बट ये सारे मेंबर्स नहीं है जो प्रकाश सिंह के केस में और नेशनल पुलिस कमीशन 1979 में जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी कि ये मेंबर्स होने चाहिए, वो नहीं है। किसी किसी स्टेट में लीडर अपोजिशन नहीं है, किसी किसी स्टेट में बेसिकली सिविल सोसाइटी के मेंबर्स नहीं है। तो ये डिस्क्रिपेंसी और ये लूपहोल्स दिखते हैं स्टेट सिक्योरिटी कमीशन में। तो इन लूपहोल्स को फिलअप किया जाए और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को बहुत स्ट्रेंथन बॉडी बनाई जाए, जिससे पुलिस अथॉरिटी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे। देन अब नेशनल पुलिस कमीशन का काम क्या होना चाहिए? नेशनल पुलिस कमीशन एट द सेंट्रल लेवल जब सेटअप होगी, तो उसका बेसिकली काम यही होना चाहिए कि जब एसएससी काम कर रही है, एसएससी जब किसी को रिमूव करती है, किसी को अपॉइंट करती है, तो नेशनल पुलिस कमीशन की भी परमिशन ले। तो जैसे सेंट्रल लेवल पे भी एक तरीके से पता होना चाहिए कि वो पर्सन जो कि अपॉइंट हो रहा है पुलिस, उसका बिहेवियर कैसा था, कि कहीं वो पॉलिटिकल प्रेशर में अपॉइंट तो नहीं हो रहा, कहीं जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपने बेनिफिट के लिए अपॉइंट तो नहीं कर रही, कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन को इंक्लूड किया गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस चीफ और नॉट। तो ये नेशनल पुलिस कमीशन का काम होना चाहिए बेसिकली टू चेक द स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर हमने ये स्टेप्स लिए तो इस स्टेप्स के फायदे होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में फेयरनेस आएगी, और दूसरा पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, प्रोटेक्ट बनी रहेगी। बट अगर हमने ये स्टेप्स नहीं लिए तो एक तो आप पुलिस को डीमोरलाइज कर रहे हो, और दूसरा स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के कंट्रोल में ही होता है, तो आप एक तरीके से क्रिपल कर रहे हो रूल ऑफ लॉ को, और रूल ऑफ लॉ के साथ साथ आप लॉ एंड ऑर्डर को भी क्रिपल कर रहे हो अगर आपने ये फर्दर स्टेप्स नहीं लिए। ओके, सो दिस इज द बेसिकली एडिटोरियल अबाउट दी हाउ टू अपॉइंट एंड हाउ टू रिमूव द पुलिस चीफ in the state. Now the second editorial, जो कि बहुत ही सिंपल सा एडिटोरियल है, it's about the George Floyd. तो George Floyd basically in the last year May में basically एक अफ्रीकन अमेरिकन मैन थे जॉर्ज फ्लॉयड, जिनके साथ इंसिडेंट हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर डेरेक चोविन ने उनको गलत तरीके से चोक कर दिया था और गलत तरीके से उनको पकड़ा गया था, जिसके चलते उनकी डेथ हुई। और रिसेंटली फिर यूएस जज ने डेरेक चोविन को गिल्टी पाया गया मर्डर के चलते, और उनको कन्विक्ट किया गया 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री मर्डर एंड मैनस्लॉटर के ऊपर, जिसके चलते उनको 40 इयर्स 10 इयर्स एंड 10 इयर्स अराउंड 60 इयर्स का इंप्रिजनमेंट दिया गया। ओके, सो वही बेसिकली ऑथर ने सबसे पहले बताया कि जब हम मे की बात करते हैं ना, तो मे में उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे, और डोनाल्ड ट्रंप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करते थे। तो उस समय जब जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर हुआ था, डेरेक चोविन के थ्रू मर्डर किया गया था, तो बहुत सारी रैलीज निकली थी और बहुत सारे पब्लिक में आउटरीच फैला था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई स्टेप नहीं लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली सपोर्ट किया था उस पुलिस ऑफिसर को। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अब जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जब मई में ये इंसिडेंट हुआ था, तो जो बाइडेन बेसिकली जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली के मेंबर्स के पास गए थे और उन्होंने एक तरीके से आश्वासन दिया था कि इन फ्यूचर अगर डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं भी होता है, तो आई विल वर्क ऑन दी पुलिस रिफॉर्म पे काम किया जाएगा और जॉर्ज फ्लॉयड को एक तरीके से जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस मिला जैसे ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया, जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म लेके आए कि पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, तो पुलिस रिफॉर्म्स आए। एंड रिसेंटली अभी जजमेंट भी आया जॉर्ज फ्लॉयड के केस में, जिसमें 60 इयर्स टोटल क्यूमुलेटिवली 60 इयर्स का इंप्रिजनमेंट दिया गया डेरेक चोविन को। ओके, एंड उससे पहले भी बेसिकली कंपनसेशन मिल चुका है जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली को, अराउंड $24 मिलियन का कंपनसेशन मिला था इस केस में जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली को।
Okay, so just read it. It's a very simple editorial and it's basically about the racial discrimination. तो यहां बताया गया कि जब हम बात करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे रेस डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो, वो डिस्क्रिमिनेशन अगर एलिमिनेट करना है ना, तो वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो कंट्री नहीं कर सकती, वो कंट्री के लोग करते हैं, पीपल करते हैं, वहां के लोग उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाते। अगर जॉर्ज फ्लॉयड के केस में कोई प्रोटेस्ट नहीं होता तो शायद उसको उसको जस्टिस मिलता ही नहीं, जॉर्ज फ्लॉयड को जस्टिस मिलता ही नहीं, और डेरेक चॉविन जिसने मर्डर किया वो भी फ्री घूम रहे होते। तो पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया उस चीज को, उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट गए, उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उसको अपोज किया, इसी के चलते ये सारे स्टेप्स लिए गए। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। So basically it's about the green hydrogen, a fresh push for green hydrogen। सबसे पहले ऑथर ने यही लिखा कि इंडिया अभी 15 अदर कंट्रीज को ज्वाइन करेगा जो कि हाइड्रोजन क्लब होगा, एंड लॉन्च भी करेगा, एक मिशन लॉन्च करेगा, बेसिकली नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, और उसका बेसिकली टारगेट होगा कि 1.45 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे बाय द ईयर ऑफ 2023। ओके, एंड अब आके ऑथर का ये कहना है सिंपल सा कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे पहले बेनिफिट बताया उन्होंने, तो बेनिफिट बताया ग्रीन हाइड्रोजन का बेनिफिट यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ अल्टरनेट फ्यूल। अभी होता क्या है कि अभी हम जो फ्यूल यूज करते हैं उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है, इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आता है, हमारे इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आता है, इसके चलते ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज पे इंपैक्ट आता है। तो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करना चाहिए एज अ अल्टरनेट फ्यूल। जब हम बात करते हैं ना कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने तरीके की होती है, तो अगर आपने शायद पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो बेसिकली द पर्सन फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड वो लोग समझ पाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पोजीशन दी गई वो हाइड्रोजन को दी गई। ओके, एंड हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, ओके, बहुत लाइट होता है, वेरी लाइट, बट जितना लाइट है उतना ही उसके बेनिफिट्स हैं। अब हाइड्रोजन का बताया गया कि हाइड्रोजन भी 3 तरीके की होती है, एक ग्रे हाइड्रोजन, एक ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रे हाइड्रोजन जो बेसिकली होती है ना, वो बेसिकली इट्स अ गुड बट थर्ड बेटरमेंट पे आती है, थर्ड बेटर हाइड्रोजन है, जिसका जो मेन प्रोडक्ट है वो CO2 से है, तो CO2 से एक्सट्रैक्ट होता है वो हाइड्रोजन। ओके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट हो रही है हाइड्रोजन, तो बेसिकली वो एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, बट नॉट बेनिफिशियल देन दी ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। जब हम बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन की, तो ब्लू हाइड्रोजन भी सेकंड नंबर पे आता है एंड इट्स अ वेरी गुड हाइड्रोजन। लेकिन सबसे अच्छा हाइड्रोजन होता है ना, जो फर्स्ट नंबर पे आता है, जिसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है एनवायरमेंट पे, वो है ग्रीन हाइड्रोजन, और जिसका जो मेन प्रोडक्ट है जहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा वो होता है वाटर वेपर, मतलब H2O। तो अगर हम H2O को फिजन करें, डिवाइड कर दें, हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग कर दें, तो हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। अगर वाटर से हाइड्रोजन निकल रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वो कौन सा हाइड्रोजन होगा? ग्रीन हाइड्रोजन होगा, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता और उसका बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो ऑथर का यही कहना है कि हाइड्रोजन को हमें ऑल्टरनेट फ्यूल की तरह लेना पड़ेगा। अब ऑथर ने बताया कि चलो ग्रीन हाइड्रोजन के हमने बेनिफिट्स तो बता दिए, बट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया द फर्स्ट स्टेप द गवर्नमेंट शुड टेक इट्स अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि जो हाइड्रोजन वाली चीज है ना, वो हाइड्रोजन वाली चीज सेंटर के लेवल पे है। अभी इंडिया की बात करें, अगर सेंटर उसको डिसेंट्रलाइज कर दे, मतलब स्टेट के कंट्रोल में दे दे, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा, और अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा और सेंटर भी अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा, तो देन देयर विल बी अ डिसेंट्रलाइजेशन और लोगों में कंपटीशन बढ़ेगा, स्टेट में कंपटीशन बढ़ेगा कि कौन ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो जिससे ग्रीन हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट के पास पावर होगी कि वो हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करे जितनी ज्यादा, क्योंकि वो उसके स्टेट के बेनिफिशियल के लिए, वो उसके स्टेट के एनवायरमेंट के बेनिफिशियल के लिए, उसके स्टेट के इकोसिस्टम के बेनिफिशियल के लिए। तो इसी के चलते सबसे पहला स्टेप जो लेना चाहिए सेंटर को, वो डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सेकंड स्टेप जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, इट्स अबाउट दे नीड अ मैकेनिज्म, बेसिकली उनको मैकेनिज्म चाहिए कि फिर से ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यू किया जाए। ओके,
अभी होता क्या है, अभी हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो फ्यूल यूज ऐसा है कि नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते, दे आर दी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। बट हाइड्रोजन जो होती है वो हाइड्रोजन वी कैन बी रिन्यू, है ना, उसको रिन्यूएबल, उसको दिया दी रिन्यूएबल एनर्जी, उसको रिन्यू कर सकते हैं, बट वी नीड अ मैकेनिज्म। तो इसके चलते हमें मैकेनिज्म चाहिए, इंडिया को मैकेनिज्म चाहिए, और सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर कि ऐसा मैकेनिज्म प्रोड्यूस करे कि हम लोग फिर से रिन्यूएबल पावर को या फिर हाइड्रोजन को हम लोग प्रोडक्शन करते रहें। थर्ड स्टेप जो कि लेना चाहिए गवर्नमेंट को, एंड इट्स अबाउट दी कि सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन को इंप्लीमेंट कराना चाहिए इंडस्ट्रियल यूज के लिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना मोटर व्हीकल अभी भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन इमिट करती हैं, बट उससे ज्यादा पोल्यूशन इमिट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन एज अ ऑल्टरनेट फ्यूल की तरह यूज करें तो शायद क्या ये होगा, मतलब ये 100% होगा कि हमारे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज कम होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, देन ग्रीन हाउस इंपैक्ट कम दिखेगा, डिफॉरेस्टेशन कम होगा, और हम लोग इकोसिस्टम हमारा बेटरमेंट होता रहेगा। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप जो लेना है, ग्रीन हाइड्रोजन को इंप्लीमेंट करो किधर, बेसिकली इन दी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फोर्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि फर्स्ट होना चाहिए था लेकिन ऑथर ने फोर्थ लिखा, इट्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट, कि फॉर द रिसर्च पर्पस, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मिले। तो इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एंड द फिफ्थ इट्स अबाउट दी कि जैसे कि अभी इंडिया ने सोलर मिशन के ऊपर फोकस किया है, वैसा ही फोकस हाइड्रोजन के ऊपर करना चाहिए। जैसे कि सोलर मिशन में, सोलर एनर्जी में उन्होंने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को स्टैब्लिश किया और उस पर फोकस किया कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, वैसे ही चलते हाइड्रोजन में फोकस होना चाहिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए हाइड्रोजन की, मतलब डोमेस्टिक होना चाहिए। आप इंडिया एक्सपोर्ट ना कराए हाइड्रोजन को, ओके, इंडिया में इंपोर्ट ना हो हाइड्रोजन फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। तो जिसके चलते अगर हम डोमेस्टिकाइजेशन पे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बिलीव करेंगे तो एक तो हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हम लोग एक बेटर पावर की तरफ जाएंगे। मूविंग फर्दर, so just read it, it's very simple editorial and it's a good for the environment, so read it. So what happened to US panel ने बेसिकली इंडिया को कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाला है, क्योंकि उस कमीशन ने बेसिकली यही बताया, एंड द नेम ऑफ द कमीशन है यूएस कमीशन ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। उस कमीशन ने बताया कि इंडिया ने बहुत सारे रिलीजियस फ्रीडम्स को वायलेशन किया है इन द ईयर 2020। एग्जाम्पल भी दिए, यूपी, एमपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर आए एंटी रिलीजन लॉज, ठीक है, एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉज, तो एंटी काउ स्लॉटर लॉज, तो ये सब रिलीजन फ्रीडम्स को वायलेशन कर रहे थे, ये सारे लॉज, ये सारे एक्ट। तो इसी के चलते इंडिया को कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया गया है बाय द इंडिपेंडेंट कमीशन, एंड द नेम ऑफ द कमीशन इज यूएस कमीशन ऑन द यूएस कमीशन ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ओके, मूविंग फर्दर, तो वही एडिटोरियल, रिपीटेटिव न्यूज है कि इंडिया की रैंक 142 आई है इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मूविंग फर्दर, तो इट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली फाइनली बोल दिया है कि हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, एडॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाई कोर्ट के ऊपर अराउंड 57 लाख केसेस का बर्डन है और उस पेंडेंसी को, उस बर्डन को कम करना है तो हमें एडॉक जजेस को अपॉइंट करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि हाई कोर्ट एडॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। एडॉक जजेस बेसिकली वही होते हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड फॉर अ स्पेसिफिक थिंग आप एक जज को अपॉइंट करते हो, एक पर्सन को एज अ जज अपॉइंट करते हो। तो बेसिकली एडॉक जज मोस्टली रिटायर्ड जज होते हैं। मूविंग फर्दर, तो आज दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट सुनाएगी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के केस में। तो बेसिकली ये हुआ था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और
दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन भी दे दी थी कि हाँ आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, तो उसी को फेसबुक ने चैलेंज किया है, सॉरी व्हाट्सएप ने चैलेंज किया है कि सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए हमारी कंपनी के ऊपर और हमारे प्राइवेसी पॉलिसीज के ऊपर। देन अभी स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म हो गया है बाय दी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, जो कि मॉनिटर करेगी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कि कहीं वो एंटी गवर्नमेंट पोस्ट तो नहीं डालेंगे, अगर पोस्ट डालते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। अगेन तो बेसिकली एक रिपोर्ट निकल के आई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि अभी जो इंडिया में एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, अभी भी इंडिया में एडवर्टीजमेंट बेसिकली जेंडर स्टीरियोटाइप दिखाया जाता है, फीमेल को स्टीरियोटाइप किया जाता है कि फीमेल बेसिकली केयर टेकर होती है, उनको केयर टेकर की तरह ही काम करना चाहिए, मैन आर दी ओनली अर्निंग ब्रीडर, और वुमेन को घर में ही रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है, उनका काम सिर्फ केयर टेकर करना है। तो उसी को एक स्टडी आई, स्टडी में बताया गया कि इंडियन एडवर्टीजमेंट अभी भी जेंडर स्टीरियोटाइप को बता रही है। इससे हमें एक चीज पता लगती है कि अभी रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी आया था, इट्स अबाउट दी विमेन स्टीरियोटाइप के ऊपर, तो उसको रीड करो और जजमेंट में क्या क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट दो बातें की गई थी, उन दो बातों को नोट डाउन करो। हो सकता है कि क्लाइंट में इस पर पैसेज बन जाए विमेन स्टीरियोटाइप पे, क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप है, विमेन और चाइल्ड, जिसपे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। मूविंग फर्दर, तो मोदी अभी रिसेंटली आज पार्टिसिपेट करेंगे क्लाइमेट समिट में, जो कि जो बाइडेन ने बोला था और जो बाइडेन ने अर्ज किया था अराउंड 40 to 50 कंट्रीज से, जिसमें 40 कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर पार्टिसिपेट करेंगे। और देखते हैं कि क्या डिसीजन लेता है आज का क्लाइमेट समिट फॉर टू कंट्रोल दी कार्बन एमिशन एंड टू कंट्रोल दी एंड टू अचीव दी गोल ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन। Moving further, तो this page is totally dedicated toward the political news, तो हमें skip करना है। Now we are moving further to the world news. So world news में आज सिर्फ दो ही न्यूज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूज अबाउट दी कि जॉर्ज फ्लॉयड के केस में डेरेक चुविन को कन्विक्ट किया गया मर्डर के लिए, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड मैनस्लॉटर के लिए, तो जो कि हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया, तो बेसिकली रिपीटेटिव, सो जस्ट रीड इट। एंड the second important news is basically about the Sri Lanka. So what happened? तो श्रीलंका में एक पोर्ट है, हबानाटोटा पोर्ट। हबानाटोटा पोर्ट में चाइना की वेसल आई और चाइना की वेसल में डिटेक्ट किया गया कि वहां पर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया गया, ठीक है, रेडियो एक्टिव सिस्टम पाया गया, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर मटेरियल को बिल्डअप करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके चलते श्रीलंका ने बोला कि उस वेसल ने प्रायर परमिशन नहीं ली थी कि हम उस वेसल में रेडियो एक्टिव मटेरियल या फिर न्यूक्लियर मटेरियल लेकर आएंगे। इसी के चलते श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, श्रीलंकन ऑफिशियल्स ने उस वेसल को वापस भेज दिया कि आप अपनी कंट्री वापस जाएं, अगर आपको आना है इस पोर्ट पर तो परमिशन लेके आए, कि परमिशन होनी चाहिए कि हमारे इस वेसल में न्यूक्लियर मटेरियल है या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो हम लोग प्रिकॉशन ले सके कि आगे चल के अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा इसका या फिर कुछ डिजास्टर होता है तो हम लोग, हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशंस हो। मूविंग फर्दर, सो वही तो हमने जो कल डिस्कस किया था कि चैड के जो लीडर थे इड्रिस डेबी की डेथ हो गई और उनके जो बेटे हैं मोहम्मद इड्रिस डेबी ने बेसिकली उनके राइन के ऊपर टेक ओवर कर लिया और वो अब लीडर हैं चैड के। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर एंड दिस बेसिकली स्टेटमेंट गिवन बाय द निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्ट्री। उन्होंने यही बोला है कि सेकंड वेव आ रही है और सेकंड वेव में इंडस्ट्री के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्रीज डरे नहीं, बिजनेसमैन डरे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होगा इंडस्ट्रीज के ऊपर और गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी, क्योंकि सेकंड वेव में हाँ नेगेटिव इंपैक्ट जरूर दिखेगा इकोनॉमी के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर, बट गवर्नमेंट जितना कर सकती है, जितना सपोर्ट कर सकती है, इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो विल मीट टुमारो with 23rd के न्यूज़पेपर के साथ with some exciting news and exciting current affairs। तो तब तक के लिए बाय बाय and have fun।